हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह स्टोरी क्यों पसंद आ रही है। 151 शिव और आर्या। अब तक विराज ने आन्या की बात सुन मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बात नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, चलो। इतना बोल विराज आन्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लिए बेड की तरफ बढ़ने लगता है। आन्या ने हैरानी से कहा, विराज ये क्या है, छोड़िए, मुझे बाहर जाना है, आर्या को ड्रेस चाहिए। विराज ने उसे बेड पर लेटा दिया और बोला, कोई नहीं बुला रहा है तुम्हें, और उसे कुछ चाहिए होगा तो उसका पति है, फिलहाल तुम अपने पति पर ध्यान दो। आन्या बेड पर लेटी हुई विराज को देख रही थी, जो उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। विराज ने अपनी शर्ट निकालकर वहीं नीचे जमीन पर गिरा दी। आन्या अपना सिर झुका लेती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। विराज भी उसे देख मुस्कुरा देता है और आन्या के ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। आन्या भी विराज को मना ना करते हुए अपनी बाहें विराज के गले में डाल देती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पेशनेट होकर किस कर रहे थे। विराज के हाथ आन्या की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। विराज को जब लगा कि आन्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आन्या के होठों को छोड़ उसकी गर्दन और सीने पर किस करने लगा। विराज के हाथ आगे बढ़ आन्या के कपड़े निकालने लगे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर गिरे हुए थे और दोनों ही अपने प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। दोनों की सांसों का शोर उस कमरे में गुंज रहा था। दोनों के बीच एक बात तो थी, दोनों में से कोई भी नाराज हो दोनों ही एक दूसरे को मना ही लेते हैं, इसलिए दोनों के बीच झगड़े होकर भी कोई नाराजगी नहीं होती थी। अब आगे। शाम का वक्त। शिव आज जल्दी घर आ जाता है। शिव ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, यह विराज भी ना खुद घर पर बैठा है, जबकि उसकी बीवी तो घर पर ही रहती है और मेरी बीवी कुछ दिन की उसे कॉलेज से छुट्टी मिली है, पर बात करने तक का टाइम नहीं है मेरे पास। आज तो उसके साथ एक रोमांटिक डिनर पर जाऊंगा। शिव अपने कमरे में जा ही रहा था, तभी सामने से उसे विराज आता हुआ दिखा। वो अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसे देख शिव को गुस्सा आ जाता है। विराज शिव के पास जाकर बोला, इतनी जल्दी वापस आ गया, आज तो एक मीटिंग थी ना रात को तेरी। शिव ने उसे घूरते हुए कहा, तेरी मीटिंग थी, मैं क्यों जाऊं। विराज ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, अब तू किस बात का गुस्सा दिखा रहा है। देख भाई, पहले ही अपनी बीवी को अब जाकर मनाया है, तुझे तो मैं मनाने वाला नहीं। शिव ने कहा, तुझे कहा भी नहीं। इतना बोल शिव अपने रूम में चले जाता है। वही विराज ने उसे जाता हुआ देखकर कहा, मैं भी चलता हूँ। विराज वहां से अपने स्टडी रूम में चले जाता है। शिव जब अपने रूम में पहुंचा तो आर्या अपना कबर्ड ठीक कर रही थी। शिव उसे देख मुस्कुरा देता है और अपना लैपटॉप बैग साइड में रख आगे बढ़ आर्या को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लेता है। आर्या पहले तो डर जाती हैं, पर शिव की खुशबू को महसूस कर मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी घर आ गए, काम नहीं था क्या आपको आज कोई। शिव उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और उसके गाल पर किसकर बोला, काम तो बहुत था और मैं थक भी बहुत गया हूँ, पर तुम्हें अपनी बाहों में भरकर अच्छा लग रहा है और थकान भी दूर हो गई। आर्या जो अभी भी अपने कपड़े ठीक से रख रही थी, उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अब छोड़िए, मुझे काम है। शिव ने आर्या के हाथ से कपड़े ले उसे एक साइड गिरा देता है और आर्या को अपनी तरफ घुमाकर बोला, नहीं का टाइम मेरा और मेरी बीवी का है, ये काम तुम बाद में कर लेना, अभी नहीं। शिव ने अपनी पकड़ आर्या पर कस दी और उसके चेहरे पर झुकने लगा। वही आर्या पीछे की तरफ झुक रही थी। शिव ने उसे देख बोला, यह क्या कर रही हो, मुझे तुम्हें किस करना है। उसकी बात सुन आर्या ने कहा, नहीं, पर मुझे काम है, आप दूर रहिए। इतना बोल उसने शिव के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। वही शिव ने उसे एक झटके से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लिए बेड की तरफ बढ़ जाता है। आर्या ने अब हकलाते हुए कहा, शिव प्लीज छोड़िए, मुझे कभी काम है। शिव ने उसे बेड पर लेटाकर अपना कोट और टाई निकालते हुए बोला, आज नहीं बीवी, इतने दिन से तुम्हारे एग्जाम थे इसलिए मैंने तब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया, पर अब नहीं। इतना बोल शिव आर्या के ऊपर आ जाता है। शिव आर्या के होठों पर झुकने लगा, तभी आर्या उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, शिव प्लीज छोड़िए, बाहर काम है, माँ बुला रही होंगी। शिव ने उसके दोनों हाथ को पकड़ बेड से लगाते हुए कहा, कोई नहीं बुला रहा तुम्हें, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। इतना बोल शिव आर्या के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। वही आर्या की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आज शिव उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। शिव आर्या के होठों से होते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने के बाद उसकी गर्दन और सीने पर किस करने लगा।
वही आर्या जो अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी सांसें ही रुक सी गई, क्योंकि उस रात के बाद शिव ने उसे किस तो बहुत बार किया पर इस तरह आगे कभी नहीं बढ़ा था वो। आर्या अपनी सोच में गुम थी, तभी उसे शिव के हाथ अपने साड़ी के पल्लू पर फिल हुआ। शिव आर्या की साड़ी को उसके कंधे से सरकाता उससे पहले ही आर्या ने शिव के हाथ पर अपने हाथ रख दिए। शिव ने अपना सिर ऊपर कर देखा तो आर्या उसे अपना सिर हिलाकर ना में इशारा कर रही थी। शिव ने आर्या का इशारा पा एक गहरी सांस भरा और उठकर सीधे वॉशरूम में चले जाता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटर चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 बकवीक 1753 SNT 527 CH152। अब वो मुझसे नाराज हो गए। अब तक इतना बोल उसने शिव के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। वही शिव ने उसे एक झटके से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लिए बेड की तरफ बढ़ जाता है। आर्या ने अब हकलाते हुए कहा, शिव प्लीज छोड़िए, मुझे कभी काम है। शिव ने उसे बेड पर लेटाकर अपना कोट और टाई निकालते हुए बोला, आज नहीं बीवी, इतने दिन से तुम्हारे एग्जाम थे इसलिए मैंने तब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया, पर अब नहीं। इतना बोल शिव आर्या के ऊपर आ जाता है। शिव आर्या के होठों पर झुकने लगा, तभी आर्या उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, शिव प्लीज छोड़िए, बाहर काम है, माँ बुला रही होंगी। शिव ने उसके दोनों हाथ को पकड़ बेड से लगाते हुए कहा, कोई नहीं बुला रहा तुम्हें, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। इतना बोल शिव आर्या के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। वही आर्या की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आज शिव उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। शिव आर्या के होठों से होते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने के बाद उसकी गर्दन और सीने पर किस करने लगा। वही आर्या जो अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी सांसें ही रुक सी गई, क्योंकि उस रात के बाद शिव ने उसे किस तो बहुत बार किया पर इस तरह आगे कभी नहीं बढ़ा था वो। आर्या अपनी सोच में गुम थी, तभी उसे शिव के हाथ अपने साड़ी के पल्लू पर फिल हुआ। शिव आर्या की साड़ी को उसके कंधे से सरकाता उससे पहले ही आर्या ने शिव के हाथ पर अपने हाथ रख दिए। शिव ने अपना सिर ऊपर कर देखा तो आर्या उसे अपना सिर हिलाकर ना में इशारा कर रही थी। शिव ने आर्या का इशारा पा एक गहरी सांस भरा और उठकर सीधे वॉशरूम में चले जाता है। अब आगे आर्या भी बेड पर बैठ अपने कपड़े ठीक करती है और वॉशरूम के डोर की तरफ देखती है जो अभी बंद था। आर्या की आंखों में नमी बन जाती है। उसने खुद से कहा, क्या शिव मुझसे नाराज हो गए हैं? पर मैं भी क्या करूं, जब भी पास आते हैं कुछ समझ नहीं आता और उन्हें मना कर देती हूं। आखिर उनका हक है मुझ पर, मैं ऐसे कैसे उन्हें खुद के करीब आने से रोक सकती हूँ। आर्या की आंखों में आई नमी उसके गालों पर आ जाती हैं। आर्या अपने आंसू पोंछकर एक नजर वॉशरूम के डोर को देखती है और रूम से बाहर निकल जाती हैं। आर्या जब नीचे हॉल में पहुंचती हैं तो देखती है सब इस वक्त हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। आर्या वहां से सीधा किचन में चली जाती हैं। आर्या जब किचन में आती हैं तो वहां आन्या सबके लिए चाय बना रही थी। आर्या भी जाकर आन्या के पास खड़ी हो जाती हैं। आन्या ने आर्या को देख मुस्कुराकर कहा, तुम शिव भैया के लिए कॉफी बनानी है क्या? आर्या कुछ नहीं कहती। आन्या ने दोबारा से आर्या को देखा तो उसे आर्या का चेहरा थोड़ा मुरझाया सा लग रहा था। आन्या ने आर्या के गाल पर अपना एक हाथ रखकर कहा, आर्या किसी बात से परेशान हो क्या? आर्या जो कुछ सोच रही थी वो अचानक से आन्या के इस तरह पूछने पर हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। आन्या ने इस बार काफी प्यार से कहा, अच्छा तो फिर यह चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? आन्या के इतने प्यार से पूछने पर आर्या उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। आर्या ने उसे गले लगाए हुए ही अपने और शिव के बीच की बात आन्या को बता दी। आर्या आन्या से अलग हो अपने आंसू पोंछकर बोली, दी अब वो मुझसे नाराज हो गए पर मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आन्या उसकी बात सुन हल्का सा मुस्करा देती हैं और बोली, अच्छा तुम्हें कैसे पता भाई तुमसे नाराज हैं? आर्या ने मासूमियत से कहा, वो नाराज हैं मुझे पता है, अब मैं उन्हें अपने करीब नहीं आने देती, बार बार मना करूंगी तो क्या वो मुझसे नाराज नहीं होंगे? और फिर वो बिना मुझे कुछ कहे उठकर सीधे वॉशरूम में चले गए। इसका तो साफ मतलब यही हुआ ना कि वो नाराज हैं। आन्या ने चाय को कप में निकालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं वो तुमसे नाराज हो सकता वो खुद से नाराज हो, क्योंकि भाई ऐसे नहीं है कि इस बात के लिए गुस्सा हो जाए कि उनकी बीवी उनके करीब नहीं आती। भाई बहुत अच्छे हैं, बात कुछ और होगी, तुम जाकर खुद से बात करो उनसे। इस तरह अपने से सोची हुई बात सच हो यह जरूरी नहीं, इसलिए अब भाई के लिए कॉफी बनाओ और लेकर जाओ उनके लिए, और साथ ही बात भी कर लेना, अपने मन में ही खिचड़ी मत पकाओ। इतना बोल आन्या वहां से ट्रे उठाकर चली जाती हैं।
आर्या भी आन्या की बात को सोचकर बोली, हाँ वैसे दी कह तो सही रही है। शिव ऐसे नहीं है कि वो इस बात से गुस्सा हो जाए। आर्या अब ज्यादा ना सोचते हुए शिव के लिए कॉफी बनाने लगती है। आर्या ने कॉफी बनाई और उसे लिए अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं हॉल में बैठे सभी लोग उसे देख मुस्करा देते हैं क्योंकि आर्या भी बिल्कुल गौरी की तरह ही शिव का बहुत ख्याल रखती थी। कॉलेज का चाहे जितना भी काम क्यों ना, पर शिव के लिए देर रात तक वेट करती थी ताकि शिव बिना खाए ना सो जाएं। और शिव का भी आर्या की इतनी केयर और उसे खुश देख सभी घर वाले बहुत खुश थे। क्योंकि शिव गौरी के जाने के बाद जिस तरह का हो गया था, किसी को भी यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि अब दोबारा पहले की तरह हंस सकता है। पर अब शिव दोबारा पहले की तरह हंसी मजाक करता था, जिससे सब बहुत खुश थे। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटर चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029121753SNT527CH153 पैशनेट किस। अब तक आन्या ने चाय को कप में निकालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं वो तुमसे नाराज हो सकता वो खुद से नाराज हो, क्योंकि भाई ऐसे नहीं है कि इस बात के लिए गुस्सा हो जाए कि उनकी बीवी उनके करीब नहीं आती। भाई बहुत अच्छे हैं। बात कुछ और होगी, तुम जाकर खुद से बात करो उनसे। इस तरह अपने से सोची हुई बात सच हो यह जरूरी नहीं। इसलिए अब भाई के लिए कॉफी बनाओ और लेकर जाओ उनके लिए, और साथ ही बात भी कर लेना। अपने मन में ही खिचड़ी मत पकाओ। इतना बोल आन्या वहां से ट्रे उठाकर चली जाती हैं। आर्या भी आन्या की बात को सोचकर बोली, हाँ वैसे दी कह तो सही रही है। शिव ऐसे नहीं है कि वो इस बात से गुस्सा हो जाए। आर्या अब ज्यादा ना सोचते हुए शिव के लिए कॉफी बनाने लगती है। आर्या ने कॉफी बनाई और उसे लिए अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं हॉल में बैठे सभी लोग उसे देख मुस्करा देते हैं क्योंकि आर्या भी बिल्कुल गौरी की तरह ही शिव का बहुत ख्याल रखती थी। कॉलेज का चाहे जितना भी काम क्यों ना, पर शिव के लिए देर रात तक वेट करती थी ताकि शिव बिना खाए ना सो जाएं। और शिव का भी आर्या की इतनी केयर और उसे खुश देख सभी घर वाले बहुत खुश थे। क्योंकि शिव गौरी के जाने के बाद जिस तरह का हो गया था, किसी को भी यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि अब दोबारा पहले की तरह हंस सकता है। पर अब शिव दोबारा पहले की तरह हंसी मजाक करता था, जिससे सब बहुत खुश थे। अब आगे। आर्या कॉफी लेकर जब रूम में पहुंची तो शिव बेड पर बैठा हुआ था। उसके गोद में उसका लैपटॉप रखा हुआ था, पर वो अपना काम ना कर कुछ सोच रहा था। आर्या शिव के पास जा कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, शिव कॉफी। शिव जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, आर्या की आवाज सुन होश में आता है और एक नजर आर्या को देख उसके हाथ से कॉफी का कप लेते हुए बोला, थैंक्स। शिव ने अपना चेहरा लैपटॉप की तरफ कर लेता है। आर्या फिर से अपनी सोच में चली जाती है। उसे लगा शिव सच में उससे नाराज हैं, इसलिए उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। आर्या की आंखें दोबारा नम हो जाती हैं। वैसे ही बेचारी कितना तो खुद को समझा कर आई थी। उसने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंख खोल शिव को देख धीरे से बोली, शिव क्या आप मुझसे नाराज हैं? शिव जो लैपटॉप में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, आर्या की आवाज सुन आर्या की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में आए आंसू उसके गालों पर आ चुके थे। शिव आर्या को हैरानी से देखता है और अपने गोद में रखा लैपटॉप उठाकर साइड में रख देता है और आर्या का हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? आर्या ने रोते हुए कहा, आप नाराज हैं ना मुझसे? मैंने आपको रोका, पर सच में पता नहीं क्यों आपके पास आने से मुझे डर लगता है। बस इसलिए आपको रोका था मैंने। शिव आर्या की मासूम से चेहरे को देख रहा था, जो किसी छोटे बच्चों की तरह अपनी बातें शिव को एक्सप्लेन कर रही थी, जिससे शिव के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आर्या ने अपने हथेली से अपने आंसुओं पोंछा और शिव को देखने लगी, जो उसे देख मुस्करा रहा था। आर्या ने सिसकते हुए कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? शिव ने उसके गाल पर अपना एक हाथ रखकर प्यार से बोला, तो तुम ये सब सोचकर रो रही हो? आर्या ने अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। शिव ने उसके माथे पर किसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। आर्या उसकी आंखों में देख रही थी। तभी शिव ने कहा, तुम ये सब सोच रही हो कि मैं इस बात से नाराज हूँ कि तुमने मुझे मना किया? आर्या अपना सिर हाँ में हिला देती हैं तो शिव ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद से गुस्सा था, अपने आज के बिहेवियर से। मुझे लगा मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए बिना कुछ बोले चला गया। सॉरी, शिव ने अपना एक कान पकड़ कर कहा। वही आर्या जो अभी तक पता नहीं क्या सोच रही थी, उसने शिव का हाथ उसके कान से हटाकर कहा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं और आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, जबकि गलती तो मेरी है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे।
आर्या ने आगे बढ़ शिव के होठों पर अपने होठ रख दिए। वही शिव जो आर्या को देख रहा था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। शिव आर्या को देखता है जो आंखें बंद कर शिव के होठों पर अपने होठ रखे बैठी थी। शिव भी आर्या के इस तरह पहल करने पर मुस्करा देता है और अपनी आंखें बंद कर आर्या को किस करने लगा। उसने आर्या को कमर से पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और अपने दूसरे हाथ को उसके सिर के पीछे से पकड़ उसे किस करने लगा। दोनों ही अब एक दूसरे को किस कर रहे थे। शिव की पकड़ उसके बालों पर कस रही थी और वो और ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। पर अब आर्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। आर्या अपने हाथ उसके सीने पर रख उसे पीछे करने लगी, पर शिव तो पीछे हटने के लिए जैसे तैयार ही ना हो। आर्या को अब रोना आ रहा था कि क्यों उसने पहल की। शिव उसे लिए बेड पर लेट जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ बेड से लगा दिया और किस करने लगा। आर्या अब अपना चेहरा इधर उधर करने लगी क्योंकि अब सच में वो शिव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Noble Ritter चैनल ऑन WhatsApp. whatsapp.com/channel/002953SNT527CH154। तुम तो खाना बनाने में भाई को टक्कर दे सकती हो। अब तक। आर्या अपना सिर हाँ में हिला देती हैं तो शिव ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद से गुस्सा था अपने आज के बिहेवियर से। मुझे लगा मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। गिल्टी फील कर रहा था इसलिए बिना कुछ बोले चला गया। सॉरी, शिव ने अपना एक कान पकड़ कर कहा। वही आर्या जो अभी तक पता नहीं क्या सोच रही थी। उसने शिव का हाथ उसके कान से हटाकर कहा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं और आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, जबकि गलती तो मेरी है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आर्या ने आगे बढ़ शिव के होठों पर अपने होठ रख दिए। वही शिव जो आर्या को देख रहा था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। शिव आर्या को देखता है जो आंखें बंद कर शिव के होठों पर अपने होठ रखे बैठी थी। शिव भी आर्या के इस तरह पहल करने पर मुस्करा देता है और अपनी आंखें बंद कर आर्या को किस करने लगा। उसने आर्या को कमर से पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और अपने दूसरे हाथ को उसके सिर के पीछे से पकड़ उसे किस करने लगा। दोनों ही अब एक दूसरे को किस कर रहे थे। शिव की पकड़ उसके बालों पर कस रही थी और वो और ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। पर अब आर्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। आर्या अपने हाथ उसके सीने पर रख उसे पीछे करने लगी, पर शिव तो पीछे हटने के लिए जैसे तैयार ही ना हो। आर्या को अब रोना आ रहा था कि क्यों उसने पहल की। शिव उसे लिए बेड पर लेट जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ बेड से लगा दिया और किस करने लगा। आर्या अब अपना चेहरा इधर उधर करने लगी क्योंकि अब सच में वो शिव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब आगे। आर्या के बार बार अपना चेहरा इधर उधर करने पर शिव आर्या से दूर हो उसके चेहरे को देखने लगता है। वही आर्या जिसे लग रहा था कि कहीं अब वो सांस लिए बिना ही मर जाएगी, शिव के छोड़ते ही गहरी गहरी सांसें लेने लगी। शिव ने आर्या को इस तरह सांस लेते देखा तो समझ गया कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो अपना चेहरा बार बार इधर उधर कर रही थी। शिव आर्या को लेकर पलट जाता है और खुद बेड पर लेट आर्या को अपने ऊपर लेटा देता है और धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर में जब आर्या नॉर्मल हो जाती हैं तो घूर कर शिव को देखने लगती है। आर्या के इतने क्यूट गुस्से वाले एक्सप्रेशन देख शिव के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती हैं। वो उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर के घर। आज राजवीर और आर्यन दोनों को ही घर आने में लेट हो गया था, वरना बहुत दिन से दोनों ही अनवी के लिए कैसे भी कर जल्दी आ जाया करते थे, पर आज दोनों फिर भी लेट हो गए थे। राजवीर को तो यही लग रहा था कि पक्का अनवी आज उससे नाराज ही होगी। दोनों ही जब हॉल में पहुंचे तो दोनों ही हैरान रह गए क्यों अनवी और अवी दोनों ही टीवी पर कार्टून देख रहे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अनवी के चेहरे पर गुस्सा कहीं भी नहीं दिख रहा था। राजवीर और आर्यन दोनों के पास जाते हैं तो दोनों ही मुस्कुराकर दोनों को देखती है। अभी तो सोफे से उठ आर्यन के पास जाकर खुश होते हुए बोली, आर्यन तुम अभी की चॉकलेट लेकर आए। अभी की इतनी प्यारी आवाज सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन ने अपने जेब से 2 चॉकलेट निकालकर अभी को दी और बोला, भाभी के साथ शेयर कर लेना। अभी मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। अनवी भी राजवीर को देख मुस्कुराकर बोली, आप दोनों फ्रेश हो जाएं, मैं डिनर लगाती हूँ तब तक। राजवीर भी बिना कुछ बोले अपना सिर हाँ में हिलाकर अपने रूम में चले जाता है। आर्यन भी अवी को देख अपने रूम में चले जाता है। दोनों की टेंशन अब कम हो गई थी कि अनवी का मूड अच्छा है। अनवी किचन की तरफ जाने लगी तो अवी ने कहा, दी मैं भी हेल्प कर देती हूँ आपकी। अनवी मुस्कुराकर बोली, ठीक है चलो। दोनों वहां से किचन में चली जाती हैं। दोनों ने कुछ देर में ही सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सेट किया। कुछ देर में राजवीर और आर्यन नीचे आते हैं।
दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अभी भी आर्यन के पास वाली चेयर जाकर बैठ जाती हैं। उसे आर्यन के साथ अलग ही अटैचमेंट फील होती थी। अन्वी ने सभी को खाना सर्व किया। सभी अपना अपना खाना खाने लगे। आर्यन ने मटर पनीर खाते हुए कहा, वाओ भाभी, आज आपने सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है। राजवीर ने भी कहा, हाँ जान, ये वाली सब्जी सच में बहुत अच्छी है। दोनों की बात सुन अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैंने ये सब्जी नहीं बनाई है। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, मतलब ये शेफ ने बनाई है। आर्यन की बात सुन अन्वी अपना सिर ना में हिला देती हैं। अब दोनों ही सवालिया नजरों से अन्वी को देखने लगे तो अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब्जी अवी ने बनाई है। दोनों ही हैरानी से अवी को देखने लगे। अवी भी उन दोनों को ही देख रही थी। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अवी खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया है तुमने। उसकी बात सुन अवी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। अवी ने मुस्कुराकर कहा, सच में। अवी को देख राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी आर्यन ने कहा, हाँ अवी खाना सच में बहुत अच्छा है। तुम तो खाना बनाने में भाई को टक्कर दे सकती हो। आर्यन की बात सुन अन्वी और अवी दोनों ही हंसने लगते हैं। कुछ देर में ऐसे ही बातें करते हुए चारों अपने अपने रूम की तरफ चले गए। अभी भी आर्यन के पीछे पीछे चली जाती हैं। अन्वी उन दोनों को देख मुस्करा देती हैं। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Noble Ritter चैनल ऑन WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 एक सात 53 SNT 527 CH 155 बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब तक। कुछ देर में राजवीर और आर्यन नीचे आते हैं। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अभी भी आर्यन के पास वाली चेयर जाकर बैठ जाती हैं। उसे आर्यन के साथ अलग ही अटैचमेंट फील होती थी। अन्वी ने सभी को खाना सर्व किया। सभी अपना अपना खाना खाने लगे। आर्यन ने मटर पनीर खाते हुए कहा, वाओ भाभी, आज आपने सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है। राजवीर ने भी कहा, हाँ जान, ये वाली सब्जी सच में बहुत अच्छी है। दोनों की बात सुन अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैंने ये सब्जी नहीं बनाई है। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, मतलब ये शेफ ने बनाई है। आर्यन की बात सुन अन्वी अपना सिर ना में हिला देती हैं। अब दोनों ही सवालिया नजरों से अन्वी को देखने लगे तो अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब्जी अवी ने बनाई है। दोनों ही हैरानी से अवी को देखने लगे। अवी भी उन दोनों को ही देख रही थी। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अवी खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया है तुमने। उसकी बात सुन अवी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। अवी ने मुस्कुराकर कहा, सच में। अवी को देख राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी आर्यन ने कहा, हाँ अवी खाना सच में बहुत अच्छा है। तुम तो खाना बनाने में भाई को टक्कर दे सकती हो। आर्यन की बात सुन अन्वी और अवी दोनों ही हंसने लगते हैं। कुछ देर में ऐसे ही बातें करते हुए चारों अपने अपने रूम की तरफ चले गए। अभी भी आर्यन के पीछे पीछे चली जाती हैं। अन्वी उन दोनों को देख मुस्कुरा देती हैं। अब आगे। कुछ दिन यूं ही बीत जाता है। अभी भी आर्यन की फैमिली में काफी घुल मिल जाती हैं। आर्यन भी अब शानवी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। अभी की कंपनी वो काफी एंजॉय करता था, जिससे राजवीर और अन्वी खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना आर्यन इसी तरह से पसंद था। एक हफ्ते बाद सिंघानिया मेंशन में सभी एक साथ बैठ ब्रेकफास्ट करते हुए बातें कर रहे थे। विराज की दादी जी ने सभी को देखकर कहा, देखो अब हमें लगता है कि हमें शानवी की भी अब शादी कर देनी चाहिए। उनकी बात सुन सभी उन्हें देखने लगे। वही शानवी जो प्लेट में चम्मच घुमा रही थी, उसके हाथ रुक जाते हैं। वो भी अपनी दादी की तरफ देखने लगी। तभी शिव के पापा ने कहा, माँ आप परेशान मत होइए। वैसे हम एक बात बताना भूल गया था, शानवी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। आज शाम को आने वाला है लड़का मिलने। मैंने बुलाया है। सभी उनकी बात सुन अब उन्हें देखने लगे तो उन्होंने कहा, मुझे क्या देख रहे हो, लड़का बहुत अच्छे घर का है, अपना बिजनेस संभाल रहा है, और क्या चाहिए, और बाकी शाम को अपने दादाजी के साथ आएगा, देख लेना तब। उनकी बात सुन रेखा जी ने कहा, पर आपको हमें ये बात पहले बतानी चाहिए थी, अब अचानक से कितनी तैयारियां करनी पड़ेगी। रेखा जी की बात सुन प्रिया जी ने भी कहा, हाँ भैया आपको हमें बता देना चाहिए, हमारे घर की एक ही लड़की है, कितनी तैयारियां करनी है, और आप है अब बता रहे हैं। उनकी बात सुन विराज के पापा ने कहा, अरे आप दोनों तो इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे वो आज रिश्ता नहीं बारात लेकर आ रहे हो। वो सिर्फ देखने आ रहे हैं। अच्छा अब हम ऑफिस जा रहे हैं, अब तैयारी कर लेना। इतना बोल दोनों ही वहां से चले जाते हैं। शिव भी अपनी चेयर से उठते हुए बोला, आर्या चलो, कॉलेज जाने में लेट हो जाओगी नहीं तो। उद्धरण चिन्ह। आर्या अपनी जगह से उठते हुए बोली, नहीं आज मैं घर पर ही रुक जाती हूँ, घर पर काम भी तो है। शिव कुछ कहता तभी दादी जी ने कहा, नहीं बेटा तुम कॉलेज जाओ, यहाँ का काम रेखा, प्रिया और आन्या देख लेंगी।
ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम घर के काम में लग जाओ। अपने सपने पूरे करो, और वैसे भी जब शादी का दिन नजदीक आएगा तब तो तुम्हें वैसे भी बहुत काम होंगे। लास्ट की लाइन दादी ने हंसते हुए कही थी। उनकी बात सुन सभी हंस देते हैं। आन्या ने भी कहा, हाँ आर्या तुम जाओ, हम हैं घर पर। आर्या अब कुछ न बोल शिव के साथ वहां से चली जाती है। विराज भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाकी सब भी घर के कामों में लग जाती हैं। पर शान्वी तो सीधा अपने रूम में चली जाती हैं और बेड पर पेट पर लेट कर रोने लगती हैं। दूसरी तरफ कार में शिव कार ड्राइव कर रहा था और आर्या विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए मुस्करा रही थी। तभी शिव ने एक हाथ से आर्या का हाथ पकड़ लिया तो आर्या सवालिया नजरों से शिव को देखने लगी। तभी शिव ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्या देख रही हो? आर्या अपना सिर ना में हिला देती है और बोली, नहीं, वो आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? कार ड्राइव कीजिए ना। पर शिव उसकी बात नहीं सुनता और उसका एक हाथ पकड़े हुए ही दूसरे हाथ से कार ड्राइव करने लगता है। आर्या कुछ देर तक उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर शिव कहाँ ही आर्या की बातों को मानता था। शिव कार ड्राइव करते हुए कार दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिसे देख आर्या हैरान होते हुए बोली, आप ये किस जगह पर जा रहे हैं? कॉलेज का रास्ता तो सीधा है ना? उसकी बात सुन शिव ने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा आज तुम कॉलेज जा रही हो? आर्या उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, पर मुझे तो कॉलेज जाना है ना। आप कार कॉलेज की तरफ घुमाइए। उसकी बात सुन शिव ने मुस्कुराकर अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं। तब तक तुम चुप बैठो। आर्या ने गुस्से में कहा, शिव आप कार कॉलेज की तरफ घुमाइए या तो घर चलिए। पर शिव फिर भी नहीं सुनता और कार आगे बढ़ा देता है। करीब 1 घंटे बाद शिव ने कार एक घर के बाहर रोकी। वही उस घर को देख आर्या की आंखें नम हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Novel Writer channel on WhatsApp. WhatsApp.com/channel/00291513SNT527CH156। चलो आज तुम्हारे चाचा चाची की अक्ल ठिकाने पर लगाते हैं। अब तक। दूसरी तरफ कार में शिव कार ड्राइव कर रहा था और आर्या विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए मुस्करा रही थी। तभी शिव ने एक हाथ से आर्या का हाथ पकड़ लिया तो आर्या सवालिया नजरों से शिव को देखने लगी। तभी शिव ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्या देख रही हो? आर्या अपना सिर ना में हिला देती है और बोली, नहीं, वो आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? कार ड्राइव कीजिए ना। पर शिव उसकी बात नहीं सुनता और उसका एक हाथ पकड़े हुए ही दूसरे हाथ से कार ड्राइव करने लगता है। आर्या कुछ देर तक उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर शिव कहाँ ही आर्या की बातों को मानता था। शिव कार ड्राइव करते हुए कार दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिसे देख आर्या हैरान होते हुए बोली, आप ये किस जगह पर जा रहे हैं? कॉलेज का रास्ता तो सीधा है ना? उसकी बात सुन शिव ने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा आज तुम कॉलेज जा रही हो? आर्या उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, पर मुझे तो कॉलेज जाना है ना। आप कार कॉलेज की तरफ घुमाइए। उसकी बात सुन शिव ने मुस्कुराकर अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं। तब तक तुम चुप बैठो। आर्या ने गुस्से में कहा, शिव आप कार कॉलेज की तरफ घुमाइए या तो घर चलिए। पर शिव फिर भी नहीं सुनता और कार आगे बढ़ा देता है। करीब 1 घंटे बाद शिव ने कार एक घर के बाहर रोकी। वही उस घर को देख आर्या की आंखें नम हो जाती है। अब आगे। शिव कार से उतर आर्या की तरफ आता है और उसके साइड का डोर ओपन कर उसके तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। आर्या भी उसका हाथ पकड़ कार से बाहर आ जाती हैं। आर्या ने एक नजर घर को देख शिव से कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? यहाँ मेरा कुछ नहीं है अब। शिव उसका हाथ पकड़ उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोला, क्यों यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा? ये घर तुम्हारा है। तुम्हारे माँ पापा की यादें हैं यहाँ। और आज ये घर हमेशा के लिए तुम्हारा ही होगा। आर्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो शिव ने कहा, चलो आज तुम्हारे चाचा चाची की अक्ल ठिकाने पर लगाते हैं। इतना बोल शिव और आर्या दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। घर सच में काफी बड़ा और सुंदर था। आर्या पूरे घर को देखने लगती हैं। तभी उसकी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि जिस दीवार पर आर्या और उसके माँ पापा की तस्वीर थी आज वो फोटो वहां नहीं थी। उसकी जगह उसके चाचा चाची और उनके बेटे और बेटी की फोटो थी। शिव ने आर्या को देखा, फिर आंखों के इशारे से ही शांत रहने के लिए कहा। दोनों ही हॉल में पहुंचते हैं तो सामने ही एक कपल बैठे हुए थे और साथ में एक लड़की भी बैठी थी। दिखने में वो लड़की आर्या से थोड़ी बड़ी ही लग रही थी। शिव को समझते देर नहीं लगी कि यह आर्या के चाचा चाची है, जो अब काफी अच्छे से यहाँ रह रहे हैं। आर्या के चाचा चाची हैरानी से आर्या और शिव को देख रहे थे।
क्योंकि वो दोनों ही शिव को जानते थे कि वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक है। इतने बड़ी हस्ती उनकी घर आई तो हैरानी होना तो लाजमी था, पर उसके साथ आर्या को देखना और भी ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। शिव मुस्कुराकर आगे बढ़ एक सिंगल सोफे पर बैठ जाता है, फिर आर्या को अपने हाथ से इशारा कर उसे अपने पास आने को कहता है। आर्या भी डरते हुए जाकर शिव के बगल वाले सोफे पर बैठ जाती हैं। वही चाचा चाची और उनकी बेटी तो हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। शिव ने सभी को देख मुस्कुराकर कहा, आप सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? वैसे तो आप सब मुझे पहचान ही गए होंगे, फिर भी मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो दूंगा। मैं शिव सिंघानिया, और यह मेरी बीवी आर्या शिव सिंघानिया। इतना सुनते ही वो तीनों सोफे से उठ गए और हैरानी से एक साथ बोले, क्या? शिव तो सभी को देखने लगा, फिर बोला, हाँ आप सभी इतना क्यों शॉक्ड हो रहे हो? ओह अच्छा, मुझे पता है मेरी बीवी आपके घर की बेटी है, इसलिए आप सभी के लिए यह बात किसी सरप्राइज जैसी होगी ना। वैसे मुझे पता चला कि आप सभी मेरी बीवी को बहुत परेशान करते थे, तो अब बताएं मैं क्या करूं आप सभी के साथ? उसने इतना ही कहा था कि तभी चाचा जी की बेटी संजना आगे आते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, जीजू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम सब तो आर्या से बहुत प्यार करते हैं, पर जब से बड़े पापा और बड़ी माँ का कार एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से आर्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह देती हैं। आपको पता है जब ये घर छोड़कर भाग गई थी तब मम्मी पापा कितना परेशान थे इसके लिए, पर आज इसे देख अच्छा लगा। संजना जैसे ही आगे बढ़ आर्या को गले लगाने को हुई, शिव ने उसे अपना एक हाथ दिखाकर रोक दिया और गुस्से से बोला, दूर रहना मेरी बीवी से। आज बड़ा प्यार आ रहा है सबको, हाँ उस पल क्या जब इस बच्ची पर जुल्म करते थे, तब आप सभी को शर्म नहीं आई? शिव की बात सुन चाची जी ने नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर चिपकाते हुए कहा, अरे बेटा आप गलत समझ रहे हैं, हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर भैया भाभी की आखिरी निशानी है हमारे पास। उनकी बात सुन आर्या तो हैरानी से सभी को देख रही थी जो कितने अच्छे से नाटक कर रहे थे। तभी शिव ने कहा, अच्छा तो फिर इस घर पर क्यों अपना कब्जा बनाकर रखा? आप सभी को ये तो पता ही है कि यह घर उसका है, तो आपने यहाँ अपना कब्जा क्यों जमा रखा है? हम चुपचाप से यह घर खाली कीजिए, क्योंकि यह घर मेरी बीवी का है। सभी शिव की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोवेल रिटर चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/00291253SNT527CH157। शिव आप मेरा मजाक मत बनाइए। अब तक उसने इतना ही कहा था कि तभी चाचा जी की बेटी संजना आगे आते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, जीजू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम सब तो आर्या से बहुत प्यार करते हैं, पर जब से बड़े पापा और बड़ी माँ का कार एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से आर्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह देती हैं। आपको पता है जब ये घर छोड़कर भाग गई थी तब मम्मी पापा कितना परेशान थे इसके लिए, पर आज इसे देख अच्छा लगा। संजना जैसे ही आगे बढ़ आर्या को गले लगाने को हुई, शिव ने उसे अपना एक हाथ दिखाकर रोक दिया और गुस्से से बोला, दूर रहना मेरी बीवी से। आज बड़ा प्यार आ रहा है सबको, हाँ उस पल क्या जब इस बच्ची पर जुल्म करते थे, तब आप सभी को शर्म नहीं आई? शिव की बात सुन चाची जी ने नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर चिपकाते हुए कहा, अरे बेटा आप गलत समझ रहे हैं, हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर भैया भाभी की आखिरी निशानी है हमारे पास। उनकी बात सुन आर्या तो हैरानी से सभी को देख रही थी जो कितने अच्छे से नाटक कर रहे थे। तभी शिव ने कहा, अच्छा तो फिर इस घर पर क्यों अपना कब्जा बनाकर रखा? आप सभी को ये तो पता ही है कि यह घर उसका है, तो आपने यहाँ अपना कब्जा क्यों जमा रखा है? हम चुपचाप से यह घर खाली कीजिए, क्योंकि यह घर मेरी बीवी का है। सभी शिव की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगी। अब आगे आर्या के चाचा जी आगे आते हुए बोले, अरे दामाद जी यह आप क्या कह रहे हैं? ये घर तो हमारा है। अब आर्या तो बच्ची है, उसे क्या पता, भैया भाभी ने ये घर हमें दी है। आर्या को इन सब के बारे में ज्यादा नहीं पता। फिर आर्या को देखकर कहा, आर्या बेटा तुमने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं, हमें बता देती हम खुद ही तुम्हारी शादी इनसे करवा देते हैं। आर्या तो अपने चाचा को देख रही थी जो आज उससे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। आर्या कुछ कहती उससे पहले शिव ने कहा, ठीक है फिर इस घर के पेपर दिखाइए, और हाँ बातों को घुमाने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मुझे सब पता है। अब तो तीनों ने ही अपना सलाइवा घटक लिया क्योंकि कोई पेपर उनके पास थे नहीं। शिव ने अपनी जेब से अपना फोन निकालकर कहा, जल्दी से पेपर लाओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, और अगर पुलिस यहाँ आई तो पता नहीं कितने केस होंगे तुम पर।
मेरी बीवी को टॉर्चर करने का और उसके घर को अपना बताने का, और साथ ही उसके माँ पापा के एक्सीडेंट का भी। शिव की यह सुन सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वही आर्या की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि यह बात तो आर्या को भी नहीं पता थी। वो अपने चाचा जी की तरफ देखती है जिनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, जिससे आर्या ये तो समझ जाती है कि शिव कह तो सच रहा है। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने माँ पापा की याद आ जाती हैं। शिव ने भी अब तक पुलिस को बुला लिया था और आर्या के चाचा चाची और संजना को अरेस्ट करवा देता है, क्योंकि इस प्लान में तीनों ही शामिल थे। आर्या रो रही थी। शिव आगे बढ़ उसे गले लगाकर बोला, बेबी रो क्यों रही हूँ? माना तुम्हें बुरा लग रहा है, पर उन्होंने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए ना। आर्या ने अपना चेहरा ऊपर शिव को देखकर कहा, क्या भाई भी इस बारे में जानते हैं? आर्या अपने घर में छोटी थी। पहले राहुल आर्या का बड़ा भाई, उसके चाचा चाची का बेटा, फिर संजना थी। आर्या का जन्म थोड़ा लेट हुआ था, इसलिए राहुल आर्या से बड़ा था और वो आर्या को मानता भी बहुत था। कोष्टक। शिव ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं उसे नहीं पता, पर जब उसे पता चलेगा तो वो भी समझेगा कि तुम गलत नहीं हो। उसके माँ पापा गलत है। अच्छा अब चुप हो जाओ। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इस घर का दामाद यहाँ पहली बार आया है? और कोई तो तुम्हारे घर नहीं है, पर तुम्हें तो मेरी कोई खातिरदारी करनी चाहिए। शिव ने अपनी बात थोड़ी मुस्करा कर कही थी। आर्या भी उसकी बात सुन मुस्करा देती है, तो शिव ने कहा, चलो आज मैं अपने ससुराल में कुकिंग करूंगा। शिव आर्या का हाथ पकड़ उसे लिए किचन में चले जाता है। दोनों मिलकर ही खाना बनाते हैं। उसके बाद दोनों ने घर में जहां भी उसके माँ पापा की फोटो थी उन्हें दोबारा लगा दिया। शिव ने एक फोटो देखा जो किसी छोटे बेबी गर्ल की थी। शिव ने उस दिन फोटो को देखकर, बेबी ये किसकी फोटो है? उसकी बात सुन आर्या उस फ्रेम को देखती है और उसके हाथ से वो फ्रेम लेकर कहा, किसी की भी नहीं। शिव ने दोबारा फोटो को लेकर ध्यान से देखने लगा, फिर हंसते हुए बोला, बेबी ये तुम्हारी फोटो है ना? इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उस फोटो में आर्या बहुत रो रही थी और उसके छोटे छोटे फूले हुए गाल एकदम गुलाबी हो गए थे। ये फोटो उसके तब की थी जब वो 5 साल की थी, और उसने पिंक फ्रॉक पहना हुआ था और 2 चोटी बांध रखा था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। शिव ने हंसते हुए कहा, बेबी इतना क्यों रो रही थी? माँ पापा ने डांटा था क्या? शिव को अपने ऊपर हंसते देख आर्या को गुस्सा आ जाता है। वो मुंह फुलाकर बोली, शिव आप मेरा मजाक मत बनाइए, वरना देखिए मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इतना बोल आर्या शिव के पीछे भागती हैं तो शिव यहाँ वहाँ भागने लगती हैं। दोनों ही पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आर्या ने भागते हुए कहा, शिव बस कीजिए, और क्या हुआ? वो मेरी फोटो है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप तो कभी रोते ही नहीं थे। माँ ने मुझे आपकी बचपन की फोटो दिखाई है, वो भी वो वाली जिसमें आपने कपड़े भी नहीं पहने थे। इतना बोल आर्या हंसने लगती हैं। शिव जो अभी तक हंस रहा था, आर्या की बात सुन उसे घूर कर देखता है और बोला, बेबी तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पति की ऐसी फोटो देखती हो? उसकी बात सुन आर्या अपना सिर ना में हिला देती है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटर चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/09123 लाइव टेलीकास्ट दिखाकर ही मानेंगे। अब तक। उसकी बात सुन आर्या उस फ्रेम को देखती है और उसके हाथ से वो फ्रेम लेकर कहा, किसी की भी नहीं। शिव ने दोबारा फोटो को लेकर ध्यान से देखने लगा, फिर हंसते हुए बोला, बेबी ये तुम्हारी फोटो है ना? इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उस फोटो में आर्या बहुत रो रही थी और उसके छोटे छोटे फूले हुए गाल एकदम गुलाबी हो गए थे। ये फोटो उसके तब की थी जब वो 5 साल की थी, और उसने पिंक फ्रॉक पहना हुआ था और 2 चोटी बांध रखा था, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। शिव ने हंसते हुए कहा, बेबी इतना क्यों रो रही थी? माँ पापा ने डांटा था क्या? शिव को अपने ऊपर हंसते देख आर्या को गुस्सा आ जाता है। वो मुंह फुलाकर बोली, शिव आप मेरा मजाक मत बनाइए, वरना देखिए मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इतना बोल आर्या शिव के पीछे भागती हैं तो शिव यहाँ वहाँ भागने लगती हैं। दोनों ही पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आर्या ने भागते हुए कहा, शिव बस कीजिए, और क्या हुआ? वो मेरी फोटो है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप तो कभी रोते ही नहीं थे। माँ ने मुझे आपकी बचपन की फोटो दिखाई है, वो भी वो वाली जिसमें आपने कपड़े भी नहीं पहने थे। इतना बोल आर्या हंसने लगती हैं। शिव जो अभी तक हंस रहा था, आर्या की बात सुन उसे घूर कर देखता है और बोला, बेबी तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पति की ऐसी फोटो देखती हो? उसकी बात सुन आर्या अपना सिर ना में हिला देती है।
अब आगे। आर्या को ना कहते देख शिव के चेहरे हल्का सा गुस्सा आ जाता है, पर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। शिव ने अब की बार मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें सच में अपने पति की ऐसी फोटो देख शर्म नहीं आती? आर्या ने अब की बार भी अपना सिर ना में हिला दिया। अब तो शिव की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसने अपने कदम आर्या की बढ़ाते हुए कहा, चलो देखते हैं फिर आज तुम्हें अपने पति को इस हालात में देख शर्म आती है कि नहीं। शिव की बातें सुन आर्या के चेहरे की हवायां ही उड़ जाती है। दोनों ही सोफे के दोनों तरफ खड़े थे, वही शिव को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आता देख आर्या तो डर से अपना सलाइवा घटक लेती हैं। वो अपने कदम अब धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। आर्या ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, शी शिव आप वही रहिए। मैं तो सिर्फ आपसे मजाक कर रही थी। आप मेरी बात तो समझिए। शिव ने अपना सिर ना में हिला दिया और अपने एक हाथ से अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तो देखूं मेरी बीवी किस किस हालात में देख सकती हैं। इतना बोल शिव ने अपनी शर्ट निकाल वही फर्श पर गिरा दी और अपने कदम दोबारा आर्या की तरफ बढ़ा देता है। आर्या जब शिव को अपनी बात ना मानता देखती हैं तो बिना कुछ सोचे समझे ऊपर अपने रूम की तरफ भाग जाती हैं। शिव उसे देख हंस देता है और वो भी आर्या के पीछे पीछे उसके रूम तक आ जाता है। आर्या रूम का डोर लॉक करती उससे पहले ही शिव भी रूम में आ जाता है। आर्या अब अपने कदम पीछे लेने लगती हैं। तो शिव मुस्कुराकर पहले उसे देखता है, फिर रूम का डोर लॉक कर आर्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। शिव इस तरह बिना शर्ट के देख और अपनी तरफ बढ़ता पा मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, किसने कहा था पागल तुझे इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने को। अब तो लगता है सच में लाइव टेलीकास्ट दिखा कर ही मानेगे। आर्या अब तक बेड के पास आ चुकी थी। उसने ध्यान नहीं दिया और एक झटके से बेड पर गिर जाती हैं। आर्या बेड से उठती उससे पहले शिव भी बेड पर उसके ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और बेड से लगाकर मुस्कुराते हुए आर्या को देखने लगता है। आर्या शिव से छूटने की कोशिश कर रही थी, तभी शिव ने उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बहुत ही धीरे से कहा, तो बेबी देखोगी अपनी पति को? वैसे बचपन में तो मैं छोटा था, तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आएगा होगा उस फोटो को देखने में, पर आज मुझे देख तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। अब कहो देखना है। आर्या ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया और धीरे से बोली, शिव प्लीज मैं मजाक कर रही थी। शिव ने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपा कर कहा, ठीक है मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? शिव की बात सुन आर्या अपना चेहरा ऊपर कर शिव को देखती है और पूछी, क्या चाहिए आपको बता दीजिए मैं दे दूंगी। शिव ने भी अपन चेहरा बिल्कुल आर्या के बराबर में करते हुए कहा, एक किस चाहिए दोगी? वैसे दोगी तो ठीक है, नहीं तो अभी लाइव टेलीकास्ट देखना पड़ेगा तुम्हें। आर्या उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर ना में हिला देती और धीरे से बोली, ठीक है मैं करूंगी लेकिन। शिव जो मुस्करा रहा था आर्या की बात सुन धीरे से कहा, क्या लेकिन? आर्या ने कहा, आप अपनी आंखें बंद रखेंगे? शिव ने इस बात पर कहा, ओके मैं आंख बंद रखूंगा। इतना बोल शिव अपनी आंखें बंद कर लेता है। आर्या कुछ देर उसके चेहरे को देखती है, फिर आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होंठ रख देती हैं। एक लाइट किस कर जैसे ही आर्या पीछे हटने को हुई, शिव ने उसके बालों को अपने हाथों में भरकर अपना उसे पीछे हटने से रोक लिया और उसे किस करने लगा। आर्या तो हैरानी से शिव को देख रही थी जो अपना आंखें बंद कर उसे किस करने में बिजी था। आर्या शिव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर बेचारी कर भी नहीं पाती क्योंकि उसके दोनों हाथ शिव की गिरफ्त में थे। आर्या भी हार मान शिव को किस करने लगती हैं क्योंकि धीरे धीरे वो भी शिव की किस में मेल्ट होने लगी थी। आर्या के हाथ शिव के कंधे से होते उसके बालों में चलने लगते हैं। आर्या का स्पोर्ट पा शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हैं। शिव अब उसके होठों से होते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। शिव किस करते हुए आर्या की गर्दन पर आ जाता है। उसने आर्या के गले में लगा दुपट्टा निकालकर नीचे गिरा दिया और उसे किस करने लगा। आर्या तो आज उसका पूरा साथ दे रही थी। उसने एक बार भी शिव को आगे बढ़ने से रोका नहीं, पर शिव कुछ सोचकर रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। शिव आर्या की दूसरी तरफ लेट अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही शिव को खुद से दूर होता देख आर्या अपना सिर घुमाकर अपने बगल में देखती है जहां शिव आंखें बंद किए लेटा था। आर्या ने धीरे से शिव का नाम पुकारा, शिव। आर्या की आवाज सुन शिव ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, सॉरी बेबी, मैं बिना तुम्हारी परमिशन के आगे। आई एम सॉरी। उसकी बात सुन आर्या के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Novel Rita channel on WhatsApp. WhatsApp.com/channel/009 इवान राजवंश सिंघानिया मेंशन में। अब तक शिव ने इस बात पर कहा, ओके मैं आंख बंद रखूंगा।
इतना बोल शिव अपनी आंखें बंद कर लेता है। आर्या कुछ देर उसके चेहरे को देखती है, फिर आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होंठ रख देती हैं। एक लाइट किस कर जैसे ही आर्या पीछे हटने को हुई, शिव ने उसके बालों को अपने हाथों में भरकर अपना उसे पीछे हटने से रोक लिया और उसे किस करने लगा। आर्या तो हैरानी से शिव को देख रही थी, जो अपना आंखें बंद कर उसे किस करने में बिजी था। आर्या शिव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर बेचारी कर भी नहीं पाती क्योंकि उसके दोनों हाथ शिव की गिरफ्त में थे। आर्या भी हार मान शिव को किस करने लगती हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो भी शिव की किस में मेल्ट होने लगी थी। आर्या के हाथ शिव के कंधे से होते उसके बालों में चलने लगते हैं। आर्या का स्पोर्ट पा शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हैं। शिव अब उसके होठों से होते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। शिव किस करते हुए आर्या की गर्दन पर आ जाता है। उसने आर्या के गले में लगा दुपट्टा निकालकर नीचे गिरा दिया और उसे किस करने लगा। आर्या तो आज उसका पूरा साथ दे रही थी। उसने एक बार भी शिव को आगे बढ़ने से रोका नहीं, पर शिव कुछ सोचकर रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। शिव आर्या की दूसरी तरफ लेट अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही शिव को खुद से दूर होता देख आर्या अपना सिर घुमाकर अपने बगल में देखती है, जहां शिव आंखें बंद किए लेटा था। आर्या ने धीरे से शिव का नाम पुकारा, शिव। आर्या की आवाज सुन शिव ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, सॉरी बेबी, मैं बिना तुम्हारी परमिशन के आगे। आई एम सॉरी। उसकी बात सुन आर्या के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अब आगे। आर्या समझती थी कि शिव ने सॉरी क्यों कहा, क्योंकि आर्या ने खुद उसे आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी थी। पर शिव का इस तरह से सॉरी कहना उसे अच्छा लगा कि शिव उसकी फीलिंग्स की कदर करता है। पर उसे बुरा भी लग रहा था कि हर बार शिव उसकी फीलिंग्स की वजह से अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है। लेकिन आज आर्या ने डिसाइड कर लिया था, वो आज शिव से कह देगी कि वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हैं। आर्या ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर शिव का एक हाथ पकड़ लेती है और धीरे से बोली, शिव। शिव ने एक नजर आर्या को देखा, फिर बेड से उठते हुए बोला, चलो घर चलते हैं, लेट हो रहा है और आज घर पर गेस्ट भी आने वाले हैं। आर्या कुछ सोचती हैं, फिर बेड से उठ अपने कपड़े ठीक कर शिव के साथ घर के लिए निकल जाती हैं। दोनों शाम तक घर पहुंच जाते हैं। आर्या जब घर आई तो उसने देखा आन्या रेखा जी और प्रिया जी के साथ किचन में काम कर रही थी। आर्या जल्दी से रूम में जाकर फ्रेश होकर किचन में चली जाती हैं। उसे देख आन्या ने मुस्कुरा कर कहा, आर्या आज भाई बड़े जल्दी आ गए, और तुम दोनों साथ में, मतलब कहीं तुम दोनों। आन्या ने अपनी बात बहुत धीरे से कही थी, जिससे रेखा जी और प्रिया जी उसकी बात सुन नहीं पाई थी। पर आर्या का चेहरा लाल पड़ गया था। उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान खिल जाती हैं। आन्या ने अपना कंधा आर्या के कंधे पर मारकर शरारत से कहा, अच्छा मतलब तुम दोनों कॉलेज की जगह अपने रोमांस करने गए थे, है ना। आर्या ने अपना सिर झुकाए ही अपने शर्म से लाल हो चुके चेहरे के साथ बोली, दी ऐसा कुछ नहीं है, बस आज क्लास नहीं थी तो यह मुझे लेने आ गए। उसकी बात सुन आन्या जोर जोर से हंसने लगती हैं। वही रेखा जी और प्रिया जी ने आन्या को हंसते देखकर रेखा जी ने कहा, क्या बात हो रही है दोनों देवरानी जेठानी में, जो इतना हंस रही हो। रेखा जी की बात सुन आन्या ने हंसते हुए कहा, बड़ी माँ मैं तो बस ये कह रही थी कि अब मुझे चाची बनना है, उसी की रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी जेठानी जी से। इतना बोल आन्या दोबारा हंसने लगती हैं। मुस्कुराहट तो रेखा जी और प्रिया जी के चेहरे पर भी आ जाती है। प्रिया जी ने हंसते हुए कहा, हाँ वैसे अब तो हमारा भी दादी बनने का मन है, पर तुम दोनों तो सुनती ही नहीं हमारी। इतना बोल रेखा जी और प्रिया जी हंसने लगते हैं, और आन्या आर्या दोनों ही अब चुप हो काम करने लगती हैं। पर दोनों ही लाल टमाटर बन चुकी थी। कुछ देर बाद सिंघानिया मेंशन के बाहर 3-4 गाड़ियां एक साथ रुकी और उसमें से एक दमदार पर्सनैलिटी बाहर आती हैं। ब्लैक सूट, आंखों पर ब्लैक गॉगल। उसी के साथ एक बुजुर्ग आदमी बाहर आते हैं और दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों ही अंदर पहुंचते हैं तो विराज के बड़े पापा ने उन्हें देख हाथ जोड़कर कहा, आइए मिस्टर राजवंश। जी हाँ, ये कोई और नहीं इवान राजवंश और उसके दादा राजेश्वर राजवंश थे, जो शानवी के रिश्ते के लिए आए थे। सभी आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रेखा जी ने आन्या और आर्या को कुछ इशारा किया तो दोनों ही सर्वेंट को बोल नाश्ता और सभी के लिए चाय कॉफी लाने को कहती हैं। विराज और शिव भी वही बैठे थे। दोनों ही इवान को देख रहे थे पर कुछ कहते नहीं। वही इवान एक डेविल स्माइल के साथ सभी को देख रहा था। इवान के दादाजी ने सभी को देखकर कहा, यह मेरा पोता इवान। और इवान ने शानवी के बारे में बताया कि यह उससे प्यार करता है, इसलिए हम आपसे इस रिश्ते की बात करने आए। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम इवान की शादी आपकी बेटी से कराना चाहते हैं। सभी लोग कंफ्यूजन से इवान के दादाजी को देखने लगते हैं।
तभी विराज ने कहा, पर नवी ने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो किसी को पसंद करती हैं। विराज और शिव शान्वी को प्यार से नवी कहते थे। कोष्टक। विराज की बात सुन इवान ने कहा, हाँ, क्योंकि उसे भी नहीं पता। सभी उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे तो इवान ने आगे कहा, मतलब उसे भी नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने जब पहली बार शान्वी को देखा वो मुझे तब से पसंद है। प्यार करता हूँ उससे, इसलिए उससे शादी करना चाहता हूँ। और यही बात मैंने अपने दादाजी से कही है कि मैं शान्वी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। सभी उसकी बात सुन मुस्करा देते हैं, पर शिव और विराज दोनों ही अभी भी उसे घूर रहे थे, जैसे उन्हें उसकी बात पर विश्वास ना हो। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोवेल रिटर चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 बकवीक 1753SNT527CH160 क्यों कर रहे हो ये सब। कुछ देर बाद सिंघानिया मेंशन के बाहर 3-4 गाड़ियां एक साथ रुकी और उसमें से एक दमदार पर्सनैलिटी बाहर आती हैं। ब्लैक सूट, आंखों पर ब्लैक गॉगल। उसी के साथ एक बुजुर्ग आदमी बाहर आते हैं और दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों ही अंदर पहुंचते हैं तो विराज के बड़े पापा ने उन्हें देख हाथ जोड़कर कहा, आइए मिस्टर राजवंश। जी हाँ, ये कोई और नहीं इवान राजवंश और उसके दादा राजेश्वर राजवंश थे जो शान्वी के रिश्ते के लिए आए थे। सभी आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रेखा जी ने आन्या और आर्या को कुछ इशारा किया तो दोनों ही सर्वेंट को बोल नाश्ता और सभी के लिए चाय कॉफी लाने को कहती हैं। विराज और शिव भी वहीं बैठे थे। दोनों ही इवान को देख रहे थे पर कुछ कहते नहीं। वही इवान एक डेविल स्माइल के साथ सभी को देख रहा था। इवान के दादाजी ने सभी को देखकर कहा, यह मेरा पोता इवान। और इवान ने शान्वी के बारे में बताया कि यह उससे प्यार करता है, इसलिए हम आपसे इस रिश्ते की बात करने आए। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम इवान की शादी आपकी बेटी से कराना चाहते हैं। सभी लोग कंफ्यूजन से इवान के दादाजी को देखने लगते हैं। तभी विराज ने कहा, पर नवी ने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो किसी को पसंद करती हैं। विराज और शिव शान्वी को प्यार से नवी कहते थे। कोष्टक। विराज की बात सुन इवान ने कहा, हाँ, क्योंकि उसे भी नहीं पता। सभी उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे तो इवान ने आगे कहा, मतलब उसे भी नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने जब पहली बार शान्वी को देखा वो मुझे तब से पसंद है। प्यार करता हूँ उससे, इसलिए उससे शादी करना चाहता हूँ। और यही बात मैंने अपने दादाजी से कही है कि मैं शान्वी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। सभी उसकी बात सुन मुस्करा देते हैं, पर शिव और विराज दोनों ही अभी भी उसे घूर रहे थे, जैसे उन्हें उसकी बात पर विश्वास ना हो। अब आगे। विराज की दादी माँ ने कहा, इवान बेटा, तुम उसे पसंद करते हो अच्छी बात है, पर हम नवी पर कोई प्रेशर नहीं देना चाहते। अगर वो शादी के लिए हाँ करेगी तो ही हम शादी के लिए कुछ कह सकते हैं। पर तुम हमें तो पसंद हो। ऐसे ही सभी कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। तभी दादी जी ने आन्या और आर्या से कहा, बेटा देखो शान्वी आई क्यों नहीं। दादी की बात सुन आर्या और आन्या दोनों ही शान्वी के रूम में चले जाते हैं। वही इवान की नजरें अब सीढ़ियों पर टिक गई थी। कुछ देर में शान्वी आन्या और आर्या के साथ आती हैं। इवान की नजरें तो एक पल के लिए शान्वी पर टिक जाती हैं क्योंकि शान्वी बहुत ही प्यारी लग रही थी। शान्वी ज्यादातर जीन्स टॉप में रहती थी, पर आज उसने डार्क ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। शान्वी सभी के पास आ दादी के पास बैठ जाती है। शान्वी ने जैसे ही इवान को देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों में डर दिखने लगा था। वही शान्वी की आंखें में अपने लिए डर देख इवान के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती हैं। शान्वी तो इवान को ही देख रही थी, तभी रेखा जी ने कहा, बेटा यह इवान है, इवान राजवंश। शान्वी अपनी नजरें इवान से हटा लेती हैं। इवान के दादाजी ने शान्वी से कहा, बेटा अगर आपको इवान पसंद हो तो बता दो। बाकी आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उनकी बात सुन शान्वी इवान को देखने लगती हैं जो उसे ही घूर रहा था। शान्वी कुछ बोलती उससे पहले ही इवान ने कहा, मैं शान्वी से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इतना बोल इवान ने शान्वी को देखा। दादी जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर शान्वी को देखकर बोली, नवी बेटा इवान को ले जाओ अपने साथ और कुछ बातें कर लो। दादी की बात सुन शान्वी कुछ नहीं कहती और सोफे से उठ आगे चली जाती हैं। इवान भी उसके साथ चले जाता है। दोनों ही शान्वी के रूम में आते हैं। रूम में आते ही इवान डोर को लॉक कर देता है जिससे शान्वी डर से हल्का हल्का कांप रही थी, उसकी आंखों में आई नमी उसके गालों पर आ जाती हैं। इवान ने शान्वी को देख मुस्करा कर कहा, क्या हुआ जाना। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों पर आए आंसुओं को पोंछकर बोला, यह आंसू क्यों। शादी आज ही तो नहीं है।
उसकी बात सुन शान्वी ने हकलाते हुए कहा, पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। शान्वी इतना कहना भर था इवान की आंखों गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसने शान्वी के गालों को अपने हाथों से दबाकर दांत पिसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? हाँ, शादी नहीं करनी। तो तुम्हें याद दिला दूं मिस शान्वी सिंघानिया की, अगर तुमने मेरी एक भी बात काटी तो मैं क्या कर सकता हूँ? चाहती हो क्या मैं ये करूं? शान्वी उसके हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बोली, इवान प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो यह? और मैंने तुम्हारी सारी बात मानी तो फिर अब तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? दर्द के मारे शान्वी की आंखों में आए आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई थी। इवान ने एक झटके से शान्वी को बेड पर धक्का दे दिया। वही शान्वी जो अचानक धक्का लगने से उनकी हल्की सी चीख निकल जाती हैं। वो बेड से उठ पाती उससे पहले ही इवान उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथ को बेड से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें मानने के लिए कहा है, चाहे अब वो शादी ही क्यों ना हो। और बाहर जाकर चुपचाप सबको बोल दो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। और कोई नाटक नहीं है, समझी, वरना याद है ना? उसकी बात सुन शान्वी ने रोते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ये सब? उसकी बात सुन इवान ने कुछ नहीं कहा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे बहुत ही रफली किस करने लगता है। शान्वी उसकी पकड़ से छूटना चाह रही थी, पर कहा इवान जैसी दमदार पर्सनैलिटी और कहा, छोटी सी शान्वी। कुछ देर किस करने के बाद इवान शान्वी के होठों को छोड़ शान्वी को देखकर बोला, याद रहे मुझे मेरी बात काटने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए दोबारा ये गलती होनी नहीं चाहिए और जो कहा है चुपचाप मान जाओ। इवान शान्वी के ऊपर से हट उसे देखकर बोला, जल्दी से अपना हुलिया सुधारो और चलो मेरे साथ नीचे, और अगर मेरी एक बात भी तुमने काटी तो याद कर लेना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना बोल इवान रूम से बाहर निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटर चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/002912 पहले इसे तो देख लो। अब तक। इवान ने एक झटके से शान्वी को बेड पर धक्का दे दिया। वही शान्वी जो अचानक धक्का लगने से उनकी हल्की सी चीख निकल जाती हैं। वो बेड से उठ पाती उससे पहले ही इवान उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथ को बेड से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें मानने के लिए कहा है, चाहे अब वो शादी ही क्यों ना हो। और बाहर जाकर चुपचाप सबको बोल दो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। और कोई नाटक नहीं है, समझी, वरना याद है ना? उसकी बात सुन शान्वी ने रोते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ये सब? उसकी बात सुन इवान ने कुछ नहीं कहा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे बहुत ही रफली किस करने लगता है। शान्वी उसकी पकड़ से छूटना चाह रही थी, पर कहा इवान जैसी दमदार पर्सनैलिटी और कहा, छोटी सी शान्वी। कुछ देर किस करने के बाद इवान शान्वी के होठों को छोड़ शान्वी को देखकर बोला, याद रहे मुझे मेरी बात काटने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए दोबारा ये गलती होनी नहीं चाहिए और जो कहा है चुपचाप मान जाओ। इवान शान्वी के ऊपर से हट उसे देखकर बोला, जल्दी से अपना हुलिया सुधारो और चलो मेरे साथ नीचे, और अगर मेरी एक बात भी तुमने काटी तो याद कर लेना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना बोल इवान रूम से बाहर निकल जाता है। अब आगे। शान्वी रोते हुए इवान को जाता देख रही थी। उसके दिमाग के उस दिन का ख्याल आया जिस दिन वो आर्यन से मिलने जा रही थी। फ्लैशबैक स्टार्ट। शान्वी अपने घर से रेडी होकर आर्यन से मिलने जा रही थी जैसे कि आर्यन ने उसे बुलाया था। बीच रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है। शान्वी ने खुद से कहा, शीट यार, यह कार तो खराब हो गई। अब मैं जाऊँ कैसे? आर्यन भी वेट कर रहा होगा। इतना सोच वो थोड़ा उदास हो जाती हैं। शान्वी बाहर आकर देखती है तो उसकी कार के आगे का एक टायर पंचर हो गया था। वो अब कार से बाहर निकल लिफ्ट के लिए रुक गई क्योंकि घर से कार बुलाने में उसे काफी टाइम लग जाता। वो अपना हाथ दिखाकर कार रोक रही थी, पर उस रोड पर मुश्किल से ही एक या दो कार आ रही जा रही थी। शान्वी ने ऊपर की देखकर कहा, हे शिव जी, क्या प्रॉब्लम है? लेट हो जाऊंगी फिर। वो बंदर मुंह बनाकर बैठ जाएगा, प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे होटल भी पहुंचना है। एक तो इस बंदर ने इतनी दूर बुलाया है, जाने में भी टाइम लगेगा। शान्वी ने इतना ही कहा था तभी उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। शान्वी उस कार को देख खुश हो जाती हैं। उसने ऊपर देख हाथ जोड़कर कहा, थैंक्स शिव जी, मेरे लिए यहाँ किसी को भेजने के लिए। इतना बोल वो मुस्करा देती है। तभी कार की विंडो नीचे हुई। कार में कोई और नहीं इवान था। शान्वी को खुद बातें करते देख उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सामने देखकर कहा, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? शान्वी ने इवान को देख मुस्करा कर कहा, वो मेरी कार खराब हो गई है तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? शान्वी की बात सुन इवान ने अपना सिर हाँ में हिला दिया।
शान्वी भी खुश हो उसकी कार में बैठ जाती हैं। दोनों ही बातें कर रहे थे। तभी अचानक से शान्वी को खांसी आ जाती है तो इवान उसकी तरफ पानी का बोलत देते हुए बोला, लीजिए पानी पी लीजिए। शान्वी भी मुस्कुराकर उसके हाथ से पानी का बोतल ले उसे थैंक्स बोल पानी पी लेती हैं। वही जैसे ही शान्वी ने पानी पिया तो इवान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती हैं। पानी पीने के कुछ देर बाद ही शान्वी बेहोश हो जाती हैं। बेहोश शान्वी को देखकर इवान ने डेविल स्माइल के साथ कहा, अब मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ जाना। इवान ने कार स्टार्ट की और कुछ दूरी पर आकर कार एक बड़े से बंगले पर रुकी। इवान कार से बाहर उतरा, शान्वी को अपनी बाहों में उठा उस बंगले में ले जाता है। इवान शान्वी को लिए एक रूम में आया और उसे बेड पर लेटा उसे देख मुस्कुराने लगता है। इवान ने शान्वी को देखते हुए कहा, सॉरी जाना पर क्या करूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम इसी तरह से मेरी बात मानोगी। इतना बोल इवान अपनी शर्ट निकाल शान्वी के पास बेड पर आ जाता है। करीब 2 घंटे बाद शान्वी को होश आता है। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और सामने देखने लगी। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो जैसे ही बेड पर उठकर बैठती हैं तभी उसे अपने पूरे शरीर में तेज दर्द का एहसास होता है। उसने खुद को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शान्वी ने इस वक्त एक भी कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिर्फ एक ब्लैक ब्लैंकेट उसके ऊपर था। उसने उस ब्लैंकेट से जल्दी से खुद को कवर किया और सब याद करने लगी। तभी उसके कानों में इवान का आवाज सुनाई दी, क्या हुआ जाना, दर्द हो रहा है? कोई न, पहली बार सभी लड़कियों को होता है। शान्वी ने सामने देखा जहां इवान सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरा हाथ सोफे की आर्मरेस्ट पर था। इवान को देख शान्वी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने इवान को देखकर कहा, यह क्या हरकत है? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मेरे भाई को अगर पता चल गया ना कि तुमने मेरे साथ क्या हरकत की है तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। इतना बोल जानवी रोने लगती हैं। वही इवान जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही शान्वी के पास आ जाता है। इवान शान्वी के चेहरे पर झुक जाता है। अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो जाते हैं। उसने शान्वी के बालों को अपने एक हाथ में मुट्ठी में भर लेता है और अपने दांत पिसते हुए कहा, मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो ध्यान रहे आगे से इस तरह से कभी मुझसे बात मत करना। फिर उसके बालों को छोड़कर बोला, अच्छा अब काम की बात करते हैं, ओके। देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे जो चाहिए वो तुम कर सकती हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें आर्यन शेखावत का दिल तोड़ना है, वो भी इस कदर कि वो पूरी तरह से बिखर जाए। गॉट इट? शान्वी ने इवान को देखकर कहा, पर तुम्हें आर्यन से क्या प्रॉब्लम है और मैं उसका दिल क्यों तोड़ूं? हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तो फिर यह सब? शान्वी ने रोते हुए कहा। इवान ने कहा, ना वो तुम्हें पसंद करता है और आज वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है और तुम्हें उसे इस तरह से बेइज्जत करना है कि वो टूट जाए। समझ गई जाना? उसकी बात सुन शान्वी ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसे अगर मेरे बारे में पता भी चल जाएगा तो भी वो मुझे अपना लेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं। इतना बोल वो खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उठ वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी इवान ने उसे आवाज लगाकर रोक लिया और बोला, जाना है तो जाओ, पर पहले इसे तो देख लो। शान्वी ने पलटकर देखा तो इवान के हाथ में फोन था जिसमें उसकी और इवान की कुछ देर पहले की वीडियो की थी, जिसमें दोनों ही बिना कपड़ों के दूसरे से लिपटे हुए थे। उसे देख शान्वी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फ्लैश बैक एंड टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटा चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/0029 शान्वी इवान का रिश्ता पक्का। अब तक। इवान शान्वी के चेहरे पर झुक जाता है। अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो जाते हैं। उसने शान्वी के बालों को अपने एक हाथ में मुट्ठी में भर लेता है और अपने दांत पिसते हुए कहा, मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो ध्यान रहे आगे से इस तरह से कभी मुझसे बात मत करना। फिर उसके बालों को छोड़कर बोला, अच्छा अब काम की बात करते हैं, ओके। देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे जो चाहिए वो तुम कर सकती हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें आर्यन शेखावत का दिल तोड़ना है, वो भी इस कदर कि वो पूरी तरह से बिखर जाए। गॉट इट? शान्वी ने इवान को देखकर कहा, पर तुम्हें आर्यन से क्या प्रॉब्लम है और मैं उसका दिल क्यों तोड़ूं? हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, तो फिर यह सब? शान्वी ने रोते हुए कहा। इवान ने कहा, ना वो तुम्हें पसंद करता है और आज वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है और तुम्हें उसे इस तरह से बेइज्जत करना है कि वो टूट जाए। समझ गई जाना?
उसकी बात सुन शान्वी ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, उसे अगर मेरे बारे में पता भी चल जाएगा तो भी वो मुझे अपना लेगा क्योंकि वो बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं। इतना बोल वो खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उठ वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी इवान ने उसे आवाज लगाकर रोक लिया और बोला, जाना है तो जाओ पर पहले इसे तो देख लो। शान्वी ने पलट कर देखा तो इवान के हाथ में फोन था जिसमें उसकी और इवान की कुछ देर पहले की वीडियो की थी जिसमें दोनों ही बिना कपड़ों के दूसरे से लिपटे हुए थे। उसे देख शान्वी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फ्लैश बैक एंड अब आगे। शान्वी बेड पर बैठे हुए रो रही थी। तभी आर्या ने रूम का डोर नॉक करते हुए कहा, दी दादी बुला रही हैं, जल्दी आइए। आर्या की आवाज सुन शान्वी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ भाभी आ रही हूँ, आप चलो। शान्वी की आवाज सुन आर्या कुछ नहीं बोलती और वहां से नीचे चली जाती हैं। शान्वी जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करती हैं, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बाहर आ जाती है। शान्वी को देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शान्वी अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाती है। दादी ने शान्वी को देखकर कहा, बेटा आपने क्या सोचा? आपको इवान पसंद तो है ना? दादी की बात सुन शान्वी अपने सामने बैठे इवान को देखती है जो उसे इशारों में ही हाँ कहने के लिए कहता है। इवान का इशारा पा शान्वी की आंखें दोबारा नम हो जाती हैं और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। शान्वी की हाँ सुन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दादी भी शान्वी को गले लगा लेती हैं। भाई अब उनके घर की एकलौती बेटी की शादी की बात थी। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इवान ने भी मिठाई का छोटा सा पीस उठाकर शान्वी की तरफ बढ़ा देता है। शान्वी उसे ही देख रही थी। तभी प्रिया जी ने कहा, बेटा खा लो, इवान कितने प्यार से खिला रहा है। अपनी चाची की बात सुन शान्वी इवान के हाथ से वो मीठा खा लेती हैं। शान्वी ने थोड़ा सा ही खाया था, वही उसके झूठे मीठे को इवान खा लेता है। इवान के दादाजी ने सभी को देखकर कहा, देखिए हमारे इकलौते पोते की शादी है तो हम शादी बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहते हैं, अगर आप सबको प्रॉब्लम ना हो। वैसे मेरे घर में कोई और तो है नहीं, सिर्फ मैं और इवान है। मैं भी ज्यादातर इवान के साथ नहीं रहता पर अब इसकी शादी के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। शान्वी जो होगी इसके साथ। सभी ने कुछ देर बाद की फिर डिसाइड हुआ है कि सगाई और शादी का मुहूर्त जल्द ही का निकलेगा। कुछ देर में इवान अपने दादाजी के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। इवान कार ड्राइव कर रहा था, वही उसके दादाजी उसके बगल में बैठे थे। दादाजी ने कहा, इवान तुम सच में शान्वी को पसंद करते हो ना? कहीं ऐसा ना हो बच्ची किसी बातों में आकर अभी वो शादी के लिए हाँ कर दे और बाद में पछताएं। अपने दादाजी की बात सुन इवान ने कहा, उसने खुद हाँ कहा है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वो ना कर देती, पर उसने हाँ कहा मतलब उसे मुझसे कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी काफी लोगों की अरेंज मैरिज होती हैं, उसके लिए यह अरेंज मैरिज होगी। दोनों ही कुछ देर में घर पहुंच जाते हैं। वही सिंघानिया मेंशन में सभी बहुत खुश थे। सभी औरतों ने तो जैसे आज से ही शादी की सारी तैयारी करना शुरू कर दिया हो। वही शान्वी अपनी रूम के बाहर खड़ी हो सभी को देख रही थी। उसकी दादी पापा चाचा चाची माँ दोनों भाभी सभी को इतना खुश देख शान्वी की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और बेड पर लेटे हुए रोने लगती हैं। वही विराज और शिव जो दोनों ही शान्वी को देख रहे थे, उन्होंने शान्वी के रूम के बंद डोर को देखकर एक दूसरे को देखा। तभी शिव ने कहा, विराज मुझे लगता है नवी खुश नहीं, वो सिर्फ फैमिली की बातों में आकर उसने हाँ कहा होगा। विराज ने शान्वी के रूम को देखकर कहा, पहले तो इस इवान राजवंश की कुंडली निकालते हैं, फिर नवी से इस बारे में बात करेंगे। शिव ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों ही वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं। कुछ देर में सभी डिनर करते हैं पर आज शान्वी टेबल पर नहीं थी। शान्वी को वहां ना देखकर विराज ने आन्या से कहा, बीवी नवी कहाँ है? डिनर के लिए आई नहीं। विराज की बात सुन आन्या जो सभी को डिनर सर्व कर रही थी, उसने विराज को देखकर कहा, वो शान्वी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आएगी। उसने कहा है और बोल रही थी उसे खाने का मन नहीं है इसलिए रूम में भी खाना ना भेजे। आन्या की बात सुन विराज और शिव दोनों ही जो खाना खाने वाले थे उनके हाथ रुक जाते हैं। शिव ने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम नवी का खाना एक प्लेट में निकाल दो, हम खुद उसे खिला देंगे। ऐसे रात को भूखी थोड़ी ना सोएगी और उसे खाली पेट नींद भी नहीं आती। विराज ने कहा, हाँ और हमारा भी खाना निकाल दो, हम नवी के साथ उसके रूम में ही डिनर करेंगे। आन्या ने शिव विराज और शान्वी का खाना प्लेट में सर्व कर एक ट्रे में रख दिया, फिर दोनों भाई वहां से शान्वी के रूम की तरफ चले जाते हैं। उन दोनों को देख दादी ने कहा, कितना प्यार है इन दोनों को अपनी बहन से। पर कुछ दिनों में जब वो यहाँ नहीं रहेगी तब भी क्या ये दोनों उसे वहाँ खाना खिलाने जाएंगे?
उनकी बात सुन सभी थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि शादी के शानवी उनसे दूर हो जाएगी, जिससे सभी का मन थोड़ा उदास हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोबल रिटर चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 बकवीक 1753 SNT 527 CH163। मेरे पास इसका एक आइडिया है। अब तक। विराज ने शानवी के रूम को देखकर कहा, पहले तो इस इवान राजवंश की कुंडली निकालते हैं, फिर नवी से इस बारे में बात करेंगे। शिव ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों ही वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं। कुछ देर में सभी डिनर करते हैं पर आज शानवी टेबल पर नहीं थी। शानवी को वहां ना देखकर विराज ने आन्या से कहा, बीवी नवी कहाँ है? डिनर के लिए आई नहीं। विराज की बात सुन आन्या, जो सभी को डिनर सर्व कर रही थी, उसने विराज को देखकर कहा, वो शानवी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आएगी। उसने कहा है और बोल रही थी उसे खाने का मन नहीं है इसलिए रूम में भी खाना ना भेजे। आन्या की बात सुन विराज और शिव दोनों ही जो खाना खाने वाले थे उनके हाथ रुक जाते हैं। शिव ने आर्या को देखकर कहा, आर्या तुम नवी का खाना एक प्लेट में निकाल दो, हम खुद उसे खिला देंगे। ऐसे रात को भूखी थोड़ी ना सोएगी और उसे खाली पेट नींद भी नहीं आती। विराज ने कहा, हाँ और हमारा भी खाना निकाल दो, हम नवी के साथ उसके रूम में ही डिनर करेंगे। आन्या ने शिव, विराज और शानवी का खाना प्लेट में सर्व कर एक ट्रे में रख दिया, फिर दोनों भाई वहां से शानवी के रूम की तरफ चले जाते हैं। उन दोनों को देख दादी ने कहा, कितना प्यार है इन दोनों को अपनी बहन से। पर कुछ दिनों में जब वो यहाँ नहीं रहेगी तब भी क्या ये दोनों उसे वहाँ खाना खिलाने जाएंगे? उनकी बात सुन सभी थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि शादी के शानवी उनसे दूर हो जाएगी, जिससे सभी का मन थोड़ा उदास हो जाते हैं। अब आगे। शिव और विराज दोनों ही शानवी के रूम के बाहर खड़े थे। शिव ने डोर नॉक करते हुए कहा, नवी दरवाजा खोलो। इतना बोल उसने विराज को देखा जो उसके बगल में खाने की ट्रे लिए खड़ा था। रूम के अंदर शानवी जो बेड पर लेटे हुए बालकनी की तरफ देख रही थी, वो शिव की आवाज सुन उठ जाती हैं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने पहले खुद को नॉर्मल किया, फिर जाकर डोर ओपन कर देती हैं। सामने ही उसे उसके दोनों भाई नजर आते हैं। दोनों को देख शानवी ने कहा, भाई आप दोनों यहाँ। शिव और विराज दोनों ही अंदर आते हैं और विराज प्लेट को टेबल पर रख कर बोला, हाँ तुम नीचे नहीं आए इसलिए हम खाना यहाँ ले आए, अब आओ और खाना खा लो। विराज ने शानवी को ध्यान से देखा तो उसे उसकी आंखें लाल दिख रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत रोई है। विराज ने उसके गाल पर हाथ रख फिक्र करते हुए कहा, नवी तुम रो रही थी, क्या हुआ है? इस शादी को लेकर परेशान हो? इवान पसंद नहीं, किसी और को पसंद करती हो? देखो नवी, कोई भी बात हो तो बोल दो। इस तरह किसी की बातों में आकर शादी के लिए हाँ करना या परिवार की खुशी समझ अपनी खुशी को साइड में रखना सही नहीं। जो बोलना है बोल दो, अभी सिर्फ बात हुई है। तुम ना कर दोगी तो मैं खुद इवान के दादाजी से बात कर लूंगा, ठीक है? विराज की बात सुन शानवी ही मन कहती है, भाई मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं इवान से शादी के लिए मना नहीं कर सकती। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बस सबने कहा ना कि शादी जल्दी ही होगी, बस इसलिए थोड़ा उदास हो गई। उसने फिर विराज को गले लगाकर कहा, मैं आप सब से दूर कैसे रहूंगी? उसकी बात सुन शिव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ तुमसे तो हम भी दूर नहीं रह सकते, पर मेरे पास इसका एक आइडिया है। शानवी विराज से अलग हो शिव को देखने लगी, वही विराज भी शिव को देख बोला, कैसा आइडिया? शिव ने दोनों को देखकर कहा, हम इवान को अपने घर का घर जमाई बना लेते हैं। ऐसे में नवी को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि कैसा रहा मेरा आइडिया? शिव की बात सुन शानवी और विराज दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर शिव को देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख शिव भी हंसने लगता है। विराज ने हंसते हुए कहा, सही कहा, हम उसे अपने घर में ले आते हैं, और उसने कभी नवी को परेशान कहा तो हम तीनों ही उसकी पिटाई करेंगे। विराज की बात सुन तीनों और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तीनों इतनी जोर से हंस रहे थे कि उनकी आवाज रूम के बाहर तक आ रही थी। उनकी हंसने की आवाज सुन बाकी सभी भी मुस्करा देते हैं। रेखा जी ने हंसते हुए कहा, आखिर ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जो इतना हंस रहे हैं तीनों? उनकी बात सुन प्रिया जी ने कहा, क्या ही बातें करेंगे, कुछ ना कुछ उटपटांग बोल रहे होंगे और हंस रहे होंगे जैसे बचपन में करते थे। सभी हंस देते हैं। वही रूम में दोनों भाई अपनी छोटी सी बहन को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे, जिससे शानवी के होठों पर मुस्कान खिली हुई थी। काफी दिन बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तीनों ने डिनर किया, उसके बाद शिव और विराज ने उसे गुड नाइट बोल वहां से बाहर चले जाते हैं।
शान्वी भी अब इवान के बारे में कुछ देर तो भूल ही गई थी, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सुकून से सो जाती हैं। शिव जब अपने रूम में पहुंचता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा था और जमीन पर कैंडल और रॉस पेटल्स बिछे हुए थे। रूम काफी डेकोरेटेड भी था। बेड पर रोज पेटल्स से हॉट बना बना हुआ था। इस सब को देख शिव ने खुद से कहा, यह मेरा ही रूम है, कहीं किसी और रूम में तो नहीं आ गया गलती से। फिर उसने पूरे रूम को एक नजर देखा और बोला, रूम तो मेरा ही है, पर यह डेकोरेशन ये किसने किया? कहीं बेबी ने तो नहीं? नहीं नहीं, वो क्यों करेगी? शिव अपनी ही कंफ्यूज में था। फिर उसने आर्या को आवाज लगाते हुए थोड़ा आगे आया, आर्या बेबी कहाँ हो? उसने इतना ही कहा था तभी उसे डोर बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो डोर आर्या ने बंद किया था और डोर से लगी शिव को देख रही थी। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही शिव उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से देख रहा था। आर्या ने इस वक्त ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। उसका दूध सा गोरा रंग उस साड़ी में रात के अंधेरे में किसी चांद की तरह चमक रहा था। आर्या ने आज हल्का सा मेकअप भी किया था। शिव को खुद की तरफ इस तरह देखता पा आर्या शर्म से अपनी पलकें झुका लेती हैं। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा_novel रिटा चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/00291215 3SNT527CH164। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। अब तक वही रूम में दोनों भाई अपनी छोटी सी बहन को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे, जिससे शान्वी के होठों पर मुस्कान खिली हुई थी। काफी दिन बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तीनों ने डिनर किया। उसके बाद शिव और विराज ने उसे गुड नाइट बोल वहां से बाहर चले जाते हैं। शान्वी भी अब इवान के बारे में कुछ देर तो भूल ही गई थी, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सुकून से सो जाती हैं। शिव जब अपने रूम में पहुंचता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा था और जमीन पर कैंडल और रॉस पेटल्स बिछे हुए थे। रूम काफी डेकोरेटेड भी था। बेड पर रोज पेटल्स से हॉट बना बना हुआ था। इस सब को देख शिव ने खुद से कहा, यह मेरा ही रूम है, कहीं किसी और रूम में तो नहीं आ गया गलती से। फिर उसने पूरे रूम को एक नजर देखा और बोला, रूम तो मेरा ही है, पर यह डेकोरेशन ये किसने किया? कहीं बेबी ने तो नहीं? नहीं नहीं, वो क्यों करेगी? शिव अपनी ही कंफ्यूज में था। फिर उसने आर्या को आवाज लगाते हुए थोड़ा आगे आया, आर्या बेबी कहाँ हो? उसने इतना ही कहा था तभी उसे डोर बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो डोर आर्या ने बंद किया था और डोर से लगी शिव को देख रही थी। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही शिव उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से देख रहा था। आर्या ने इस वक्त ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। उसका दूध सा गोरा रंग उस साड़ी में रात के अंधेरे में किसी चांद की तरह चमक रहा था। आर्या ने आज हल्का सा मेकअप भी किया था। शिव को खुद की तरफ इस तरह देखता पा आर्या शर्म से अपनी पलकें झुका लेती हैं। अब आगे आर्या की शर्म से झुकी पलकें देख शिव ने मुस्कुराकर कहा, बेबी रूम की डेकोरेशन और तुम्हें देख मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। आखिर इरादा क्या है? शिव की बात सुन आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसने अपनी नजरें उठाकर शिव को देखा, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। शिव अपने कदम आर्या की तरफ बढ़ा देता है और अपना एक हाथ दरवाजे पर टिका और दूसरा हाथ आर्या के गाल पर रख बड़े प्यार से बोला, बेबी यह डेकोरेशन तुमने की है? आर्या अपना सिर झुकाए ही अपना सिर हाँ में हिला देती है। शिव ने आगे कहा, तुम्हें पता है ना ये डेकोरेशन क्यों करते हैं? आर्या अब भी कुछ नहीं बोली, बस अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला देती हैं। शिव ने कहा, फिर यह डेकोरेशन तुमने क्यों की है? आर्या अपना चेहरा ऊपर कर शिव को देखती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वैसे तो शिव समझ गया था कि आर्या ने ये डेकोरेशन क्यों किया है, फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। आर्या ने हकलाते हुए कहा, वो मैंने ये डेकोरेशन मेरे लिए नहीं, आपके लिए, मतलब हमारे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे जो समझ आ रहा था वो बोल रही थी। उसे इस तरह हकलाते देख शिव उससे दूर हो जोर जोर से हंसने लगता है। आर्या को अब गुस्सा आ जाता है। इतना तो वो भी समझ गई थी, शिव को सब समझ आ रहा है, फिर भी वो उसे परेशान कर रहा है। आर्या डोर से हट गुस्से से वहां से जाने लगती हैं। तभी शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा तो शिव उसे ही देख रहा था। शिव आर्या के पास गया और अपना एक हाथ उसके गाल पर रखकर बोला, बेबी तुम्हें ये सब मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर यह डेकोरेशन की है तो जिस वजह से की है उसे बोलने में कैसी शर्म?
और अगर शर्म है तो जो चीज तुम बोल नहीं पा रही, क्या तुम उसके लिए कंफर्टेबल हो पाओगी नहीं ना? आर्या अपना सिर ना में हिला देती है और बोली, ऐसा नहीं है, पर आप सब समझकर भी ऐसे अनजान बन रहे हैं। आपको भी पता है मैंने ये डेकोरेशन क्यों की है, फिर भी आप मुझे परेशान कर रहे हैं। उसकी बात सुन शिव उसका हाथ पकड़ उसे सोफे के पास ले आया और खुद सोफे पर बैठ उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटकर बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, बस पूछ रहा था। फिर सबसे बड़ी बात, तुम सिर्फ मेरी खुशी के लिए इस चीज के लिए हाँ करो, ये गलत है। हम पति पत्नी है, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम अपनी फीलिंग्स को साइड में कर सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तुम्हें पता है फिजिकल रिलेशन में जितनी हस्बैंड की मर्जी शामिल होती है उससे कहीं ज्यादा वाइफ की होनी चाहिए। इसलिए जब तक तुम पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार ना हो जाओ, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। शिव आगे कुछ कहता उससे पहले ही आर्या उसके होठों पर अपने होंठ रख देती हैं। शिव तो हैरानी से उसे देखने लगता है। आर्या उसके होठों पर लाइट किस कर उससे दूर हो जाती और शिव को देखती हैं जो अब चुप हो चुका था। आर्या ने शिव को देखकर कहा, पर मैं तैयार हूँ और यह नहीं है कि मैंने ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए कह रही हूँ, बल्कि अब मुझे अपना प्यार पूरा चाहिए। मैं आपसे दूर रहकर अपना प्यार अधूरा नहीं रखना चाहती। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए कह रही हूँ। मैं अब अपने रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना चाहती हूँ। इतना बोल आर्या दोबारा अपने होठ शिव के होठों पर रख उसे किस करने लगती हैं, पर इस बार वो पीछे नहीं हटती है। आर्या की बातें सुन शिव को खुशी हुई। वो भी आर्या को किस बैक कर रहा था। उसने आर्या के बालों को पीछे से एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़ बेड तक ले आता है। उसने आर्या को बेड पर लेटा दिया और खुद उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। आर्या शिव को देख मुस्कुराकर अपना चेहरा फेर लेती हैं। शिव उसे देख मुस्कुरा देता है और अपनी शर्ट को वहीं नीचे गिराकर खुद आर्या के ऊपर आ जाता है। शिव ने आर्या के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे कर कहा, वैसे ये डेकोरेशन तुमने अकेले की है? शिव की बात सुन आर्या अपना सिर ना में हिला देती है और धीरे से बोली, नहीं, आन्या दी ने हेल्प की है। और यह आइडिया भी उन्हीं का है। मेरी रेडी होने में भी उन्होंने ही हेल्प की है। आर्या इतने मासूमियत से शिव को सारी बातें बता रही थी, वही शिव मुस्कुराकर उसकी बात सुन रहा था। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Novelrita दिल दिल चैनल ऑन WhatsApp. whatsapp.com/channel/00291213SNT527CH165। ज्यादा दर्द नहीं, कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है अब तक। शिव आगे कुछ कहता उससे पहले ही आर्या उसके होठों पर अपने होंठ रख देती हैं। शिव तो हैरानी से उसे देखने लगता है। आर्या उसके होठों पर लाइट किस कर उससे दूर हो जाती और शिव को देखती हैं जो अब चुप हो चुका था। आर्या ने शिव को देखकर कहा, पर मैं तैयार हूँ और यह नहीं है कि मैंने ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए कह रही हूँ, बल्कि अब मुझे अपना प्यार पूरा चाहिए। मैं आपसे दूर रहकर अपना प्यार अधूरा नहीं रखना चाहती। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए कह रही हूँ। मैं अब अपने रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना चाहती हूँ। इतना बोल आर्या दोबारा अपने होठ शिव के होठों पर रख उसे किस करने लगती हैं, पर इस बार वो पीछे नहीं हटती है। आर्या की बातें सुन शिव को खुशी हुई। वो भी आर्या को किस बैक कर रहा था। उसने आर्या के बालों को पीछे से एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़ बेड तक ले आता है। उसने आर्या को बेड पर लेटा दिया और खुद उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। आर्या शिव को देख मुस्कुराकर अपना चेहरा फेर लेती हैं। शिव उसे देख मुस्कुरा देता है और अपनी शर्ट को वहीं नीचे गिराकर खुद आर्या के ऊपर आ जाता है। शिव ने आर्या के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे कर कहा, वैसे ये डेकोरेशन तुमने अकेले की है? शिव की बात सुन आर्या अपना सिर ना में हिला देती है और धीरे से बोली, नहीं, आन्या दी ने हेल्प की है। और यह आइडिया भी उन्हीं का है। मेरी रेडी होने में भी उन्होंने ही हेल्प की है। आर्या इतने मासूमियत से शिव को सारी बातें बता रही थी, वही शिव मुस्कुराकर उसकी बात सुन रहा था। अब आगे आर्या अपनी बात बोल शिव को देखती हैं जो उसे ही मुस्कुराकर देख रही थी। आर्या ने शिव से आंखों के इशारों से ही कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? शिव ने आर्या को देखकर कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, रोज से अलग भी लग रही हो, इतना कि मन कर रहा है कि तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं। आर्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और अपनी पलकें झुका लेती हैं। शिव ने उसके गाल पर किस कर मुस्कुरा कर कहा, और इस तरह शर्माते हुए तो जान ले रही हो तुम मेरी। आर्या शिव को देखती हैं, तभी शिव उसे देखते हुए ही उसके चेहरे पर झुकने लगता है और आर्या के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। आर्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर कस देती है। शिव के हाथ आर्या की साड़ी उसके शरीर से अलग कर रहे थे।
आर्या भी यह महसूस करती हैं और अपनी पकड़ उसके कंधे पर कस देती है। शिव आर्या से दूर हो उसकी साड़ी निकल देता है और उसे बेड से नीचे गिराकर खुद उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। आर्या के लिए यह एहसास अलग थे। पहली बार जब दोनों करीब आए थे तो आर्या को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला था, क्योंकि शिव ने उस वक्त गौरी का नाम लेकर उसे दुख पहुंचाया था। पर आज दोनों अपने पूरे होश में एक दूसरे के होने जा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे गिरे हुए थे और दोनों ही अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। करीब 2 घंटे बाद शिव आर्या को अपनी बाहों भर बेड पर लेटा हुआ था और मुस्कुराते हुए आर्या को ही देख रहा था। वही आर्या अपना छोटा सा चेहरा शिव के सीने पर रख आंख बंद कर लेटी थी। शिव ने धीरे से कहा, बेबी ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? शिव की आवाज सुन आर्या गुस्से में अपनी आंखें खोलती हैं और एक पंच शिव के सीने पर मार देती हैं, जिससे शिव जोर जोर से हंसने लगता है। आर्या अपना सिर ऊपर कर शिव को घूरती है और बोली, कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है आपको। शिव आर्या अच्छे से अपनी बाजू पर लेटा दिया और उसकी तरफ देख अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख देता है और बोला, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। जानता हूँ दर्द हो रहा है, पर अब क्या करे? आर्या मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, ज्यादा दर्द नहीं, कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। शिव उसकी बात सुन एक गहरी सांस लेता है और बेड से उठ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आर्या शिव को ऐसे करते देख हैरान रह जाती हैं। उसने हकलाते हुए कहा, शिव शिव आप क्या कर रहे हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शिव उसे वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, हम शॉवर लेने जा रहे हैं। हॉट शॉवर लेने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। आर्या उसकी बात सुन कुछ नहीं कहती और अपना सिर शिव के सीने पर टिका देती हैं। वॉशरूम में आकर शिव उसे बाथटब में बैठा देता है और गर्म पानी चालू कर बाथटब भरने देता है। शिव भी बाथटब में बैठ आर्या को अपनी गोद में बैठा लेता है और अपने हाथ से उसके पेट पर हल्के हल्के मसाज देने लगता है। आर्या को यह अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अब उसका दर्द कम हो रहा था, पर शर्म से वो उतनी ही लाल होती जा रही थी, क्योंकि दोनों ने एक भी कपड़े नहीं पहने थे। वही शिव सामने लगे बड़े से मिरर में आर्या को इस तरह शर्माता देख हंस देता है और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए बोला, बेबी अगर इस तरह से शर्माऊं तो मेरा कंट्रोल खो जाएगा और यह जो दर्द अभी कम हुआ है फिर से बढ़ जाएगा, इसलिए शर्माना बंद करो। आर्या कुछ कहती नहीं, बस मुड़कर शिव को गले लगा मुस्कुरा देती हैं। शिव भी उस पर अपनी पकड़ कस देता है। बाथ लेने के बाद दोनों ही अपने रूम में वापस आते हैं। शिव ने आर्या को बेड पर बैठा दिया और उसे अपनी वही पड़ी ब्लैक शर्ट पहना देता है और खुद लोवर पहन आर्या के साथ बेड पर लेट जाता है। दोनों काफी थक गए थे, इसलिए जल्दी ही दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन सभी के अच्छे से बीतते हैं। शान्वी भी अब इतना समझ गई थी कि उसे इवान की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिल सकता। उसने भी अब खुद को मजबूत कर लिया था। ऐसा नहीं था कि आर्यन से प्यार करती थी इसलिए वो इवान से शादी नहीं कर सकती, पर वो इवान जैसे लड़के से शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है और शायद शान्वी का साथ इवान के साथ जुड़ा हुआ था। दोनों की सगाई की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद सगाई और उसके 5 दिन बाद शादी। शान्वी के घर में सभी ने इस डेट के लिए मना किया, पर इसके बाद की डेट ना होने की वजह से सभी ने हाँ कर दी। To be continued. Follow the Sneha_Novelrita Dil Dil channel on WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 एक सात 5 3 SNT 527